हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब बात करेंगे मोनोपोली की। और मोनोपोली में यानी कि एकाधिकार फर्म जब कोई है तो उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, यही हमें निकालना है। अब इस प्रोसेस में हम पूरे बाजार की बात कर रहे हैं ना। इक्विलिब्रियम प्राइस किसकी होती है? पूरे बाजार में क्या इक्विलिब्रियम प्राइस है, संतुलन कीमत क्या है। और ऐसी स्थिति में जो पूरा बाजार है उसमें एक ही फर्म है, खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो निकाला कैसे करते थे? जब हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन की भी बात की थी तो हम लोगों ने क्या किया था, पूरे बाजार में सप्लाई कर्व निकाला था और हम लोगों ने पूरे बाजार का डिमांड कर्व निकाला था, और जहां पर वो इंटरेक्ट कर रहे थे वही हमारा क्या हो जाता था, इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाता था और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाती थी। ठीक, अच्छा, अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, हम बाजार का मांग वक्र निकालेंगे। और बाजार की मांग का मतलब क्या होता है कि बाजार में जितने भी कंज्यूमर्स है, जितने भी उपभोक्ता है, सारे लोग मिलाकर के कितनी मांग करेंगे, किस प्राइस पर। कीमत बदलेगी, मांग बदलेगी। और नॉर्मली होता क्या है यहाँ पर, जो भी बाजार की मांग है, क्योंकि बाजार में तो बहुत सारे लोग हैं और जैसे से आप प्राइस का करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, कुल मांग जो है बाजार की वो कम होती जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी। तो जो बाजार की मांग का कर्व आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ठीक, सीधी सी बात है, जो डिमांड कर्व है, लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम है, वही चल रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ गया, यहां से आप इधर पहुंच गए तो प्राइस बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। और जैसे नीचे जाते जा रहे हो प्राइस कम होता जा रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती चली आ रही है। ठीक, अच्छा, अब सप्लाई कर्व क्या होगा ये सोचो, पूर्ति वक्र क्या होगा सोचिए। एक ही फर्म है, अकेली फर्म है, उसी को जितना वो बनाएगी उतनी तो सप्लाई होगी बाजार में। भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो बहुत सारी फर्म्स थी और बाजार में अपने आप ही प्राइस डिसाइड हो रहा था, तो उसमें जितना भी सारी फर्म्स मिलाकर के प्रोड्यूस कर रही है वो उनका सप्लाई कर्व था। और वहां पर सप्लाई कर्व कैसे जाता था, वहां पर सप्लाई कर्व वैसे जाया करता था। ठीक है, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। यहां पर क्या होगा, अकेली फर्म है, अकेली फर्म को पता है कि इस प्राइस पर लोग इतना डिमांड करेंगे। ठीक, उसको पता है कि इस प्राइस पर लोग इतना डिमांड करेंगे। कितना? Q1 कर दिया, इसको Q कर दिया। ठीक, उनको पता है। क्यों पता है? क्योंकि अभी भी जो हमारा चौथा assumption था पूर्ण जानकारी का, वो तो अभी भी चल रहा है। तो उनको भी क्या पता है, सब कुछ पता है कि किस प्राइस पर कितना डिमांड किया जाएगा। तो फर्म के दृष्टिकोण से सोचो, फर्म को क्या लगता है कि अगर हम इतनी ही क्वांटिटी बनाए, कितनी, इतनी ही क्वांटिटी बनाए तो हम पी प्राइस पर बेच सकते हैं। ठीक, अब कई लोग पी और क्यू बोलता तो डर जाते हैं। सोचो, मान लो उन्होंने ये 20 है, ये 30 है, ठीक, ये है आपका 40 और ये है 50। तो अगर फर्म ने सोचा कि हम 20 क्वांटिटी ही बना रहे हैं, तो 20 क्वांटिटी के लिए जो डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, वो तो बाजार का बन गया है। वो हमें बता रहा है कि हम 50 रुपए तक में बेच सकते हैं। क्या बेच सकते हैं? अगर 20 क्वांटिटी बनाई तो मैं 50 रुपए में 20 क्वांटिटीज बेच सकता हूं। किसको पता है? फर्म को। क्यों? फर्म के लिए जो डिमांड कर्व है ना, फर्म क्या चाहती है, फर्म तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। कैसे करेगी अभी हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि लाभ अधिकतमीकरण करना ही तो उद्देश्य है। ये भी हमारा फंडामेंटल अजम्पशन चला आ रहा है जो काफी हद तक रियलिटी के क्लोज है। तो उसमें क्या हो रहा है कि फर्म को यह पता चल गया कि लोग किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाजार मांग वक्र जो है ना, वो फर्म के लिए क्या है, फर्म उसी हिसाब से अपना प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी, उसको कितना प्रोड्यूस करना है। और एक ही फर्म है यहाँ पर। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, हमारा मांग वक्र है, सप्लाई को भी देखने की कोशिश करेंगे और साथ में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रेवेन्यू कहां से आएगा, आगम कहां से आएगा या संप्राप्ति कहां से आएगी। रेवेन्यू को आगम भी बोलते हैं और संप्राप्ति भी बोलते हैं। अच्छा, अब ऐसे में ही क्या करते हैं, बाजार मांग क्या होती है आपको समझ में आ गया। सारे लोग मिलकर के जो मांग कर रहे हैं, अलग अलग कीमत पर कितने वस्तुओं की मांग करेंगे, कितनी मात्रा की मांग करेंगे उस वस्तु की जितनी मात्रा की मांग है उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। वो हमारी बाजार मांग हो जाती है। अलग अलग प्राइस पर अगर हम उसको उन सारे पॉइंट्स को जोड़ देते थे तो हमें मांग वक्र मिल जाता है। तो ये बाजार मांग वक्र है। अब हम लोग औसत संप्राप्ति की बात भी करेंगे, लेकिन औसत के साथ साथ क्या आता है, सबसे पहले आज आपका कुल संप्राप्ति आ जाएगी। ठीक, औसत संप्राप्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो इसको लिख दिया AR। ठीक, कुल संप्राप्ति को क्या लिख दिया, टोटल रेवेन्यू, TR। और एक और होता था सीमांत, मार्जिनल रेवेन्यू, याद है ना, सीमांत। अब सीमांत संप्राप्ति को हम लोग क्या बोल देते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए हमारा क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, मार्केट डिमांड कर्व ये है। अब ऐसे में हम लोग इसी को सिंप्लिसिटी के लिए अगर ऐसा मान लें
लीनियर, ठीक है। अभी बहुत सीधी लाइन नहीं खींची लेकिन मान लो यार कि लाइन है। अब ये लाइन हम लोग क्यों मान लें, जिससे हमारे लिए सिंप्लिसिटी हो जाए, आसानी से हमें चीजें समझ में आ जाए जो हम समझना चाह रहे हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो हम लोग एक लीनियर हमारा डिमांड कर्व है उसकी इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक। मान लिया हमने इक्वेशन जो है हमारी वो है Q इज इक्वल टू 20 माइनस 2P। ये क्या है, ये हमारा बाजार का मांग वक्र है। क्या है ये, बाजार मांग वक्र। अच्छा, अब ये बाजार मांग वक्र है और अगर हमें ये इक्वेशन दे दी गया, ये समीकरण दे दिया गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग Q पर अलग अलग P निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बिकेगी, ये निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी को अगर जो भी लिखा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, ये -2P है, -2P को आप इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 2P, और ये Q के इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा -Q, ये हो जाएगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो P इज इक्वल टू 10, 2 से 20 में भाग दिया 10 आ गया, -Q/2। इसी को और अच्छे तरह से लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर 10 ऋण 0.5 Q। ये हमारा क्या हुआ, सेम इक्वेशन ही है, रूप बदल गया है। यहां पर Q बराबर करके लिखा हुआ है, यहां पर P बराबर करके लिख दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों किया ये अभी आपको समझ में आता है, ठीक है। इसी को मैं बिगाड़ करके शॉर्ट में लिख करके थोड़ा सा जो चीज नई चीज समझाना चाह रहा हूं, नई चीज नहीं, इसी का कंटिन्यूएशन है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग ने ये इक्वेशन लिखी थी, किसकी है, बाजार मांग की है। इसी को हम लोग P में लिख देंगे तो इस तरह की लिख करके आ जाएगी। एक बात यहां पे समझना है, डिफरेंस क्या आ रहा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में जब हमारी फर्म हुआ करती थी तो किसी भी प्राइस लेवल पर वो जितनी भी क्वांटिटी बेचना चाहती है बेच सकती है, और किसी भी प्राइस लेवल मतलब एक फिक्स्ड प्राइस लेवल पर, किसी भी नहीं, किसी एक फिक्स्ड प्राइस लेवल पर जितनी भी क्वांटिटी बेचना चाहती है बेच सकती है। यहां पर ऐसा हो नहीं रहा। यहां पर क्या है, यहां पर जो उसका डिमांड कर्व है कुछ ऐसा आ जा रहा है, ठीक है। हम लोग उसका भी स्ट्रेट लाइन मान करके सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन दे रखी है वो किसी स्ट्रेट लाइन की है, किसकी है, एक सीधी रेखा की है। तो चलिए सीधी रेखा भी बना देते हैं। अब ये जो सीधी रेखा है वो किसकी है, बाजार मांग की है। अच्छा, अब ये बाजार मांग के हिसाब से बाजार मांग वक्र अगर ऐसा है तो सबको पूरी जानकारी है, एक ही फर्म है, तो वो कितना प्रोड्यूस करे ये किस पर डिपेंड करेगा, वो ये देखेगी कि उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पर हो रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, वो कैसे आएगा हम वो देखेंगे। लेकिन कितना बेच पाएगी और उसको कितना टोटल रेवेन्यू मिल रहा होगा, औसत रेवेन्यू यानी कि औसत संप्राप्ति क्या होगी और सीमांत संप्राप्ति क्या होगी, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और इसी वजह से हम लोग इस टेबल पर आ जाते हैं। ये टेबल में क्या करते हैं, हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर ये बाजार मांग वक्र है तो उस स्थिति में इसी को इस तरह से लिखा जा सकता है, ये भी बाजार मांग वक्र ही है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम लोगों ने इसमें Q को 0 डाल दिया, क्या कर दिया, P बराबर 10 माइनस 0.5 Q है, तो अगर आपने इसमें Q को 0 डाल दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक। तो Q को 0 डालते ही जो P है वो कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 0 है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को आप थोड़ा और पीछे बढ़ा दो, ऐसे करके पीछे बढ़ा दिया, यानी कि यहां पे प्राइस 10 होगा, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड यहां पर 0 है। आगे बात समझ में, देखिए यही लाइन तो हो गई, सीधी लाइन है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसी को मैं अभी बना करके आपको दिखाता हूं, ठीक से, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी क्या हुआ, आपने Q को 1 डाला, कितना डाला, 1। जब आप Q को 1 डालोगे तो 10 माइनस 0.5 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा, 10 में से 0.5 आप घटा दोगे तो मिलेगा आपको 9.5। यानी कि जब आपकी क्वांटिटी 1 है तो वो किस स्तर पर हो रही है, वो हो रही है, एक क्वांटिटी आपको 9.5 पर मिल रही है, ठीक। ये बहुत सीधी लाइन नहीं है, आप अभी इसको मैं ठीक से खींच के बना दूंगा, आप अभी समझ लीजिए कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कि ऐसी कुछ लाइन बनकर के आ जाएगी, एक यहां पर लिखा रहेगा। ऐसे ही जब यहां पर मैं 2 डालूंगा तो ये 0.5 में 2 से गुणा होगा तो 1 बन जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो 9 कब बचेगा, जब यहां पर आपने 2 डाल दिया। तो ऐसे ही हम वैल्यूज डालते चले जाते हैं, ठीक। ये क्या किया हम लोगों ने, कितनी क्वांटिटी होगी किस प्राइस पर, वो हम लोगों ने निकाल लिया। कैसे निकाले, क्योंकि हमें बाजार मांग का समीकरण दे रखा है। अब हम लोग आ जाते हैं टोटल रेवेन्यू पर, कुल संप्राप्ति पर। और कुल संप्राप्ति क्या होती है, आपने कौन सी चीज कितने रुपए की बेची, तो सीधा P इंटू Q। भाई प्राइस आपको मिला, जो भी कीमत है, और उस पर आप कितनी वस्तुएं बेच रहे हो। क्यों होगा ऐसा वहां पर नहीं हो रहा था, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में, वहां तो प्राइस फिक्स था। यहां पर क्या है, यहां पर इसको पता है, किसको पता है, मोनोपोली फर्म को पता है, जो एकाधिकार फर्म है उसको क्या पता है कि अगर मैं 10 रुपए प्राइस रखूंगा तो क्वांटिटी कोई भी डिमांड नहीं करेगा पूरे बाजार में, 0 क्वांटिटी की डिमांड है। अगर मैं 9.5 प्राइस रखूंगा तो 1 क्वांटिटी की डिमांड है। अगर मैं 9 रुपए प्राइस रखूंगा तो 2 क्वांटिटी की डिमांड है। अगर मैं 8.5 प्राइस रखूंगा तो 3 क्वांटिटी की डिमांड है, एंड सो ऑन, ठीक।
अब उसको पहले से ही पता है कि इतनी कीमत रखने पर इतनी ही डिमांड है, तो वो उतना ही बनाएगा क्योंकि अकेली फर्म है। अब वो क्या करेगा, टोटल रेवेन्यू निकालना चाहेगा कि किस किस कंडीशन में मुझे कितना पैसा मिलेगा, टोटल रेवेन्यू कितना होगा। वो क्या हो जाएगा, तो आप पी का क्यू से गुणा कर दोगे तो 0 का 10 से गुणा करोगे तो 0 रहेगा, 1 का 9 से 5 से करोगे तो हो जाएगा 9.5, ऐसे 2 का करोगे तो हो जाएगा 18, 3 का करोगे इसमें तो हो जाएगा 25.5, 4 अट्ठे 32, 5 से किया 5 से 35 तो हो जाएगा 37.5, 6 का किया 42 हो गया, 7 का किया 7 पंचे 35 की मान हासिल लगी 3, 7 छक्के 42 और 3 45, 45.5 हो गया, 8 छंग 48 हो गया। फिर क्या हुआ, 9 का किया 9 पन्ना 45 की मान हासिल लगी 4, 9 पन्ना 45 4 49.5, ये हो गया आपका सीधा 50, ये हो गया 11 पच्चे 55 की मान हासिल लगी 5, 11 चौके 44 और 5 49.5 और 12 चौको 48। ठीक हो गया। अब देखो एक चीज, क्या देखना है भाई, आपका जब एक भी क्वांटिटी नहीं बिकी थी तो कुल रेवेन्यू कितना हो रहा था, कुल संप्राप्ति कितनी आ रही थी, 0। फिर हुई 9.5 बढ़ गई, फिर 18 हुई और बढ़ गया, फिर 25.5 हुआ बढ़ गया, फिर 32, 37.5, 42, 45.5, 48, 49.5, 50 और फिर 49.5, यानी कि बढ़ती गई 50 तक पहुंचा सबसे ज्यादा, उसके बाद से घटना चालू हो गया, 49.5 हो गया, फिर 48 हो गया, फिर और कम हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, बढ़ता गया, क्या बढ़ता गया, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये रफली बना करके आपको दिखा रहा हूं, सारी चीजें सही से बना करके दिखा दूंगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा ऐसा हम वो भी देख लेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अभी क्या हुआ, ये आपका टोटल रेवेन्यू करवाया तो आपको कुल तो समझ में आया कि ये बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, उसके बाद से फिर घटना शुरू कर देगा, तो इसलिए इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, अब क्या हुआ, एवरेज रेवेन्यू, औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति क्या होती है, कुल संप्राप्ति में आपने जितनी भी वस्तुएं बेची थी उससे भाग दे दिया बटे क्यू। इसका मतलब जो भी यहां पे निकल करके आया है उसमें अगर आप इससे भाग दे दो, क्यों, क्योंकि ये क्यू है, ये टोटल रेवेन्यू है, तो टी आर में आप क्यू आर से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज रेवेन्यू मिलेगा। ठीक, अच्छा देखते हैं इसको भी करके। क्या किया हम लोगों ने, शून्य से भाग दिया, तो ये इनडिटरमिनेबल होता है, इसको हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, कक्षा 10 गणित और कक्षा 9 गणित में मैंने बताया है जब पढ़ाया है। तो 9.5 में आप 1 से भाग दोगे तो आ जाएगा 9.5, 18 में आप 2 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा 9, 25.5 में आप 3 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा 8.5, 32 में आप 4 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा 8, 37.5 में आप 5 से भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 7.5, 6 से आप 42 में भाग दोगे तो आपको मिलेगा कितना, 7, 7 से आप 45 में 5 में भाग दोगे तो याद है 7 42 और 3 और 5 7 में ना 35, 8 से आपने किसने भाग दिया 48 में तो आपको मिल गया 8, 9 से आपने 49 में 5 में भाग दिया तो कितना हो गया 9 पना 45, 9 पना 45, सॉरी ये 8 वाला गड़बड़ कर दिया मैंने, 8 से 48 भाग दिया तो 6 आएगा, सॉरी। ठीक, यहां पर क्या हुआ, 10 से 50 में आपने भाग दिया तो कितना हो जाएगा 5, 11 से आपने 39 में 5 में भाग दिया तो आ गया आपका 4.5 और 12 से आपने 48 में भाग दिया तो आपका आ गया 4। ठीक, हम लोगों ने एवरेज रेवेन्यू भी निकाल दिया फटाफट। अब ये एवरेज रेवेन्यू निकालते ही अचानक से मुझे कुछ दिखा, ठीक, आपको भी दिखा होगा कि यार जो चीज यहां लिखी हुई है वही तो यहां लिखी हुई है, 9.5, 9.5, 9, 9, 8.5, 8.5, 8, 8, 7.5, 7.5, 7, 7, सब कुछ सेम है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्राइस है, क्या है, प्राइस है, जो कीमत है, वही कीमत पर तो हम सारी वस्तुएं बेच रहे हैं, तुम्हारा औसत रेवेन्यू भी वही हो जाएगा, औसत संप्राप्ति भी वही हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यहां पर क्या है कि ये जो हमारी लाइन है वो क्या है, ये प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन बता रही है, इसलिए तो मांग वक्र है ना। और मांग वक्र होने के साथ साथ इसी में जो हमारा प्राइस लेवल है, जो भी प्राइस लेवल है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो मांग वक्र के साथ साथ जो औसत संप्राप्ति वक्र आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम हो जा रहा है, क्यों, सारी वैल्यू सेम है। औसत रेवेन्यू की, एवरेज रेवेन्यू की ये क्वांटिटी है, अलग अलग क्वांटिटी पर जो आपका प्राइस है वही उसी अलग अलग क्वांटिटी पर वही आपका एवरेज रेवेन्यू है, यानी कि सेम क्वांटिटी पर, सेम मात्रा पर आपका प्राइस यानी कि कीमत, और उसी मात्रा पर जो आपका औसत संप्राप्ति है बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो मांग वक्र है ना, ये भी डिमांड कर्व जो है वो बराबर एवरेज रेवेन्यू कर्व के हो जाएगा। मतलब समझ में आया, जो मांग वक्र है, बाजार मांग वक्र है, और साथ में औसत संप्राप्ति वक्र, दोनों एकदम सेम हो गए। तो हम लोगों ने ये जो टोटल रेवेन्यू का कर्व निकाला था, किसका निकाला था, टोटल रेवेन्यू का। अब आपको टोटल रेवेन्यू का यहां पर निकाल दिया, शेप देख रहे हैं अभी एग्जैक्टली सेम बना करके, सही से बना करके मैं आपको दिखा दूंगा, आप देखिए उसकी आकृति कैसी होगी। तो शेप इसकी कुछ इस तरह की जा रही है टोटल रेवेन्यू की, और एवरेज रेवेन्यू तो बिल्कुल डिमांड कर्व ही बन गया। इसका मतलब मोनोपोली में
एकाधिकार फर्म में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वही एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। अच्छा, तब एक और चीज छूट गई है। क्या छूट गई है? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि अगले वाले से जो टोटल रेवेन्यू था उससे आप पिछला वाला घटा दो, तो 9.5 से 0 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? शून्य पे तो कुछ नहीं है, पहले से आप स्टार्ट करोगे, तो पहले आप स्टार्ट करोगे 9.5 से जब शून्य घटाया तो कितना मिला आपको? 9.5। 18 से 9.5 घटाया तो आपको मिला 8.5। 25 से आपने 18 घटाया 25.5 से तो आपको मिला 7.5, 7.5। 32 से आपने घटाया तो आपको कितना मिला? 32 से आप 25.5 को घटाएंगे तो मिलेगा आपको 6.5। फिर 37.5 से आपने 32 घटाया तो सीधा सीधा 5.5। 42 से आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 4.5। अब तो कुछ पैटर्न भी मुझे दिख गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 3.5 बिना देखे लिखता जाऊंगा, ठीक है। और यहां पर आप 48 से घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2.5, ये घटा देंगे तो 1.5, उसके बाद से आ गया आपका 0.5, और उसके बाद से आ गया -0.5, और इसके बाद से आ गया -1.5। नहीं आई बात समझ में? अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं क्या हो रहा है। देखो, मार्जिनल रेवेन्यू जो आपका सीमांत संप्राप्ति है, सीमांत आगम है, वो लगातार कम होता चला जा रहा है, और इसी वजह से आपका जो टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की दर लगातार कम होती जा रही है, और एक लेवल जब वो मैक्सिमम पहुंच गया उसके बाद से क्योंकि आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया है, वहीं से टोटल रेवेन्यू जो गिरना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू, उसमें एक और चीज देखो, एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि लगातार घट रहा है। ठीक, लगातार घटने से क्या होगा कि देखो, सीमांत आपका क्या होता है अगली इकाई के लिए, अगली इकाई के लिए, तो अगली इकाई के लिए पॉजिटिव तो है और लेकिन लगातार कम होता जा रहा है, तो जो टोटल रेवेन्यू होगा वो बढ़ेगा तो, लेकिन उतना तेज नहीं बढ़ेगा जितना तेज पहले बढ़ा था। देखिए, पहले 9.5 बढ़ गया, उसके बाद से सिर्फ 8.5 बढ़ा है, उसके बाद से सिर्फ 7.5 बढ़ा है, उसके बाद से सिर्फ 6.5 बढ़ा है, फिर 5.5 बढ़ा है, फिर 4.5 बढ़ा है। यही तो ये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम। तो जो बढ़ेगा वो कम होता जाएगा, लेकिन एक लेवल पर पहुंचने के बाद से क्योंकि ये नेगेटिव हो गया है इसलिए ये घटना स्टार्ट कर देगा। 50 के बाद से 49.5 आ गया, 49.5 के बाद से 48 आ गया। क्यों आ गया ऐसा? क्यों? क्योंकि आपका मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव हो गया है। अब मार्जिन रेवेन्यू को हम थोड़ा और सही से देखेंगे तो क्या दिखेगा, यहां के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। यहां के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। यहां के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। यहां के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। हमेशा जो अंतर है वो कांस्टेंट बना हुआ है और 1 का है। ठीक, तो जब अंतर कांस्टेंट बना हुआ है इसका मतलब जो मार्जिन रेवेन्यू करवाएगा ना वो भी आपका एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? सीधी रेखा होगी। ठीक, अच्छा, जब भी अंतर बराबर है समान दूरी पर, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 0 1 2 3, यहां पर भी जो अंतर है वो 1 1 का ही है, उसके बाद से वहां पर भी जो अंतर बना हुआ है, तो आप उसको जब प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक सीधी रेखा आएगी। और साथ में दूसरी चीज समझना, दूसरी चीज क्या समझने वाली है कि जब हम लोगों ने एवरेज रेवेन्यू निकाला तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? 0.5। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? 0.5। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? 0.5। जो भी अंतर है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में वो आधे का है, 0.5 का है, लेकिन यहां पर अंतर 1 का है। इसका मतलब जहां पर एवरेज रेवेन्यू के बीच में जो अंतर आ रहा है 0.5 वो आधा है एग्जैक्टली किसका? जो मार्जिन रेवेन्यू के बीच में अंतर है। और इन सारी चीजों का फर्क पड़ेगा जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे उस पर। अब ग्राफ कैसे बनेगा ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इस वीडियो में हम लोगों ने ये समझना स्टार्ट किया कि डिमांड कर्व कैसा दिखेगा। साथ में हम लोगों ने इसमें ये भी समझ लिया कि डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व एक ही जैसा होता है। साथ हमने ये भी समझ लिया कि टोटल रेवेन्यू की जो शेप होगी ऐसी होगी। साथ हमने ये भी समझ लिया कि मार्जिन रेवेन्यू की शेप होगी वो सीधी लाइन होगी। और ये भी कुछ समझने में आ रहा है कि मार्जिन रेवेन्यू की लाइन जो है वो इसके लगभग बिल्कुल बीचों बीच में काटेगी। क्यों काटेगी इसको हम लोग स्पष्ट करेंगे अपने अगले वीडियो में। और ये सारी चीजें देखने के बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से हमें पहुंचना कहां पर, हमें वहीं पहुंचना है कि मार्जिनल जो हमारा मार्केट है उस मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, उसकी कंडीशंस क्या होंगी, वही निकालना है। हम लोगों ने जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन निकाला था वही यहां पर भी निकालना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंडीशंस बदल गई हैं इसलिए हमें जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो ऐसा नहीं हो रहा है कि प्राइस फिक्स्ड है। यहाँ पर प्राइस बदलने के साथ साथ क्वांटिटी बदल जा रही है, तो टोटल रेवेन्यू बदलता चला जा रहा है और इसी वजह से हमें सब करना हो रहा है। तो इसी को हम लोग अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो थोड़ी देर रुक जाना, क्योंकि अगले वीडियो में इसका काफी सारा पोर्शन आएगा, तो आपको वो दोनों देखने के बाद कोई डाउट हो तो फिर कमेंट करिएगा। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।